बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पंजाब में करप्शन की दास्तानें जो बुज़दार साहब के दौर से चली थी और उसमें खातून अव्वल बुशरा बीबी का नाम आता रहा, फिर फराग गोगी का पता चला कि तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंगों में पैसे ले रहे हैं, तो अब एक नया नाम आया है सायरा अनवर का। ये सायरा अनवर कौन है, किसकी क्या लगती हैं और क्या कर रही थी, ये बड़ी अहम स्टोरी है। और जनाब जनरल बाजवा साहब जो कहते थे कि मेरी एक्सटेंशन तो मुझे बताए बगैर हो गई, तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर उसके बारे में क्या कह रहे हैं और कराची का अगला मेयर कौन होगा। 15 जनवरी को बलदियाती इंतखाबात होंगे वहां पे, और उसके बाद मेयर कौन होगा ये बता रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। और वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, तो इमरान खान साहब की बातें निकली हैं तो अब दूर तलक तो जाएंगी। ये रमल अली कौन है और उनका क्या किरदार है और क्या किरदार रहा और कैसे वो सदर साहब के करीब हो गई, उनके टीम में शामिल हो गई, ये सारी एक स्टोरी भी सामने आई है। और रमीज़ राजा जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, वो हुकूमत के खिलाफ केस करना चाहते हैं, लेकिन वो केस कब करेंगे, उन्हें किस चीज़ की तलाश है, तो ये सब बातें हैं। लेकिन सबसे पहले पंजाब में बहुत शोर मचा रहा उसका करप्शन का, बदउनवानी का, बद इंतज़ामी का, बैड गवर्नेंस का, और बुज़दार साहब के नाम लगता था। बुज़दार साहब सिलेक्शन थी जनाब बुशरा बीबी के, और बुशरा बीबी का फिर नाम आया कि वो भी किस तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और फराग गोगी उनके फ्रंट पर्सन के तौर पर रहीं, और उनका तो बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ कि वो हर किस्म की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स में पैसे ले रही हैं। और ओन चौधरी ने तो बताया कि मैं वज़ीर आला हाउस में मुझसे पैसे मांगे गए, और मैंने फराग गोगी के और उनके शौहर जो हैं एहसन जमील गुजर की करप्शन का बताया था इमरान खान को, तो वो नाराज़ हो गए। इस तरह की सारी चीज़ें, ये फराग गोगी और बुशरा बीबी के बाद अब एक तीसरा नाम सामने आया है, और वो है सायरा अनवर का। सायरा अनवर कौन है? सायरा अनवर दूसरी बीवी हैं पंजाब की सबसे अहम शख्सियत की। अच्छा, अब ये समा न्यूज़ ने रिपोर्ट दिया है, उसमें उन्होंने एक छोटी सी करेक्शन की ज़रूरत है, उन्होंने उसे तीसरी बीवी लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक वो शायद दूसरी बीवी हैं। तो पंजाब की वो अहम शख्सियत, ज़ाहिर है सबसे अहम शख्सियत कौन है, गवर्नर तो नहीं होता ना, तो फिर जो सबसे अहम शख्सियत है उनकी मुबैना दूसरी बीवी हैं। कुछ अर्सा पहले उनके बारे में शोर मचा के वो उनके साथ हनीमून मनाने के लिए पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, यूरोप की ठंडी फिजाओं में उन्होंने हनीमून मनाया था, और अब वो पाकिस्तान में हैं, मौजूद हैं। लेकिन उनके बारे में ये पता चला है कि उनके असासों में बेपनाह इजाफा हुआ है। थोड़े से अरसे में उनके असासे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और उनके नाम पर जो रजिस्टर्ड ज़मीनें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। मतलब होता है ना, पता चलता है कि रोज़ाना नए से नए प्लॉट्स, नए रकबे वो उनके नाम पर हो रहे हैं। तो जब ये खबरें आई हैं तो फिर ज़ाहिर है चेक भी तो हो रहा होता है, तो उन्होंने अपना FIA ने बुला लिया, उन्हें तलब कर लिया। 3 तारीख को शायद उन्होंने नोटिस दिया है कि वो आएँ और आकर अपनी तफसीलात बताएं कि उनके असासों में, उनकी प्रॉपर्टीज़ में ये इजाफा कैसे हो रहा है। ये जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 750 अरब के तरक्याती काम होने हैं, और ज़मीनें नई स्कीमों में शामिल हो रही हैं। कोई लाहौर का नया मास्टर प्लान बन रहा है जिसके लिए कहीं मलिक रियाज साहब का नाम आता है तो कभी किसी और का नाम आता है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, मुनसलाई साहब का नाम उसमें जिक्र आता है, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है उसमें। यह अचानक से सायरा अनवर साहिबा का जो नाम आ रहा है, ये भी बड़ा अहमियत का हामिल है। तो ये अब जो तहकीकात होंगी, अगर FIA ने बुलाया है वहाँ पर सामने आएंगी बातें, तो पता चलेगा कि ये कैसे हो रहा था और क्यों हो रहा है। क्या ये सब कुछ करप्शन की वजह से हो रहा है, या उन्हें भी कोई गिफ्ट मिल रहे हैं, या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, और क्या अब भी अदालतें उसी खामोशी का मुजाहरा करेंगी जैसे पहले होता आ रहा था। मतलब वो जो लाडले वाला कॉन्सेप्ट है उसी तरह से चलेगा, या अब चीज़ें चेक होकर और अकाउंटेबिलिटी होगी और पूछा जाएगा कि ये किसकी चीज़ है, किसकी प्रॉपर्टी है और कैसे बनी है, और वो ज़राए आमदन क्या है, वो जो पूछा जाता है ना, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, तो वो कैसे बन रहे हैं। बहरहाल ये सारा पूछा जाएगा। और दूसरी अहम खबर थी जनरल बाजवा साहब के हवाले से। जनरल बाजवा साहब का कहना था कि उनकी जो एक्सटेंशन हुई थी वो उनकी मर्जी के बगैर, वो नहीं चाहते थे, और एक्सटेंशन हो गई थी। अच्छा, कई लोगों ने इस तरह की बातें बनाई, उन्होंने अपने दोस्तों के ज़रिए भी इस बात को कम्युनिकेट कराया। जावेद चौधरी साहब भी उनके एक खसूसी ख़ास दोस्तों में से शामिल थे। तो ये सारी बातें होती रही। तो अब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब बोले हैं कल, और उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा की मर्जी से ये एक्सटेंशन हुई, उनके इल्म में था, वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे, और फिर 12 मिनट में तारीखी कानून साजी हुई।
पार्लियामेंट में जो कानून साजी की जब ज़रूरत पड़ गई, अदालत में केस किया और वो सारा मामला जिस तरह से चला था, तो उसमें 12 मिनट में, सिर्फ 12 मिनट में वो कानून साजी हुई और सारा कुछ हो गया और बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल गई। तो उनका तो कहना यह है कि बाजवा साहब न्यूट्रल नहीं थे, ए पॉलिटिकल नहीं थे किसी भी चीज में। मुस्तफा नवाज खोखर साहब तो और भी बहुत सी बातें कर रहे हैं। वो तो अपनी जो इंसानी हकूक की कमेटी के चेयरमैन थे उसके हवाले से भी बता रहे हैं कि उसमें भी जो उनकी कारकर्दगी थी उस पर बड़ा इतराज था, क्योंकि वो काम कर रहे थे तो उन्हें काम वो नहीं चाहिए था। कुछ लोगों को उन पर प्रेशर था कि वो काम नहीं करना चाहिए। और उनका तो कहना यह कि अब भी, आज भी जो MQM के धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ये मुस्तफा नवाज साहब का वो क्लेम है या उनका दावा है या उनका बयान है। अच्छा, क्या वाकई ऐसा है? अगर MQM के सब धड़ों को कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वहाँ पर इलेक्शन होना है, बल्दियाती इलेक्शन पहले होना है, उसके बाद कौमी इलेक्शन भी आना है। उसके हवाले से दोनों पार्टियों की रिजर्वेशंस हैं। PTI समझती है कि ये जो धड़े इकट्ठे हो रहे हैं ये उनको तोड़ने के लिए, उनकी ताकत कम करने के लिए हो रहा है। और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनके लिए जो गुंजाइश बन रही है कराची में, शहरी इलाकों में सिंध के, उसको ख़त्म करने के लिए, उनकी ताकत को उन्हें कमज़ोर करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। MQM के धड़े बनाए जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बिलावल भुट्टो साहब बड़े पुरुमीद हैं। 15 तारीख को जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, 15 जनवरी को सिंध में, उसके बारे में उनका ख्याल है कि कराची का मेयर जियाला होगा। 16 तारीख को मेयर बन जाएगा, एक जियाला मेयर बन जाएगा। तो गुड लक बिलावल साहब, बहुत अच्छी बात है अगर आपकी पार्टी की वर्किंग ऐसी है, आप ये समझते हैं। ज़ाहिर है जो सियासी लीडर और सियासी वर्कर्स होते हैं उन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ का एहसास होता है कि वहाँ पर क्या पोजीशन है, हवा किस तरफ चल रही है, लोगों का क्या ट्रेंड है, लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये उन लोगों को एहसास होता है। अच्छा, सियासी बयान अपनी जगह, लेकिन उनकी कैलकुलेशंस काफ़ी हद तक ठीक होती हैं। अगर वो RTS ना बैठे, अगर कोई बाहर से प्रेशर ना आ रहा हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, तो नॉर्मल हालात में इलेक्शन के बारे में प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं। तो उसकी बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं। और दूसरी अहम खबर है इमरान खान साहब के बारे में कि इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक्स चल रही थी, जो वाहियातियाँ उसमें हो रही थी, वो तो सब चल ही रहा था। उसके बारे में उनकी वीडियोस के हवाले से भी चर्चा हमेशा रहता है। दो चीज़ें हैं, एक तो वो जो उन्होंने जो कहा था, हामिद मीर साहब ने जैसे कहा था कि वो वीडियोस ऐसी हैं, आप डरें उस वक्त से जब वो वीडियोस आ जाएंगी। तो उसके लिए उनका जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि किस किस्म की हो सकती हैं, वो हैं। आज तो कुछ ट्रेलर भी चलते रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आ रही हैं कि शायद वो वीडियोस में से लिए हुए हिस्सा हैं, उस हवाले से भी हो रहा है। और एक नया स्टोरी जो है वो एजाज सैयद साहब ने दी है और उन्होंने स्टोरी दी है रमल अली के बारे में, जो ट्रांसजेंडर हैं। ख्वाजा सरा एक मारूफ आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, उन्होंने मुख्तलिफ फिल्मों में भी काम किया है। लेकिन एक वाक़या हुआ था जिसमें वो उनके ज़ख्मी होने की रिपोर्ट हुई और उसके बाद फिर उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो वो उस वाक़े को भी इमरान खान साहब के कारनामों के साथ जोड़ रहे हैं और उसके बाद वो कैसे डीलिंग हुई, क्या नेगोशिएट हुआ, क्या उनके मामलात आपस में चले कि वो PTI में शामिल हो गए और PTI के किसी विंग में भी उन्हें शामिल कर लिया गया और सदर साहब की भी कोई खुसूसी टास्क फोर्स बना के उसमें भी उनको शामिल कर दिया गया। ये सारी चीज़ें, ये अनायतें जो उन पर अचानक हुई हैं उस अटैक, वो जो सो कॉल्ड मतलब मुबैना अटैक या मुबैना ज़ख्मी होने के बाद हुई हैं। तो एजाज सैयद साहब ने जैसे जोड़ा है, क्या इस तरह की अगर कोई चीज़ें आती हैं, मैं बार बार हर रोज़ हम इस पे बात करते हैं कि ये चीज़ें कोई हेल्दी ट्रेंड नहीं है माशरे के लिए। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया था और उनका ख्याल ये था कि इस तरह की वीडियोस मार्केट में नहीं आनी चाहिए किसी की भी। इमरान खान साहब का हम मुकाबला कर सकते हैं, सियासी बुनियाद पे कर सकते हैं, सियासी मैदान में कर लेंगे, हम किसी और तरह से कर लेंगे। और उनके बहुत सारे केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, तोशा खाना का केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, इस तरह की चीज़ों को नहीं लाना चाहिए। लेकिन अब वो अगर आ रही हैं तो ये इमरान खान साहब के लिए बहरहाल डैमेजिंग होगी। उनका वो जो बुत बनाया गया था सादिक और अमीन का, और वो मतलब एक मुस्लिम उम्मा का लीडर, सबसे बड़ा लीडर, वो सारी चीज़ें डैमेज होंगी और वो हो रही हैं। और इमरान खान साहब को उसका एहसास नहीं हो रहा कि वो अगले इलेक्शन में वो सामने नहीं होंगे। इतना बहुत कुछ हो चुका होगा, ये जो केसेस अपनी मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं अदालतों से, और उसमें उनको सज़ाएं हो जाएंगी।
और उनकी नाअहली मौजूदा कवानीन के मुताबिक, मतलब कोई कहे कि किसने करना है, किसी को करने की जरूरत नहीं है। जो कवानीन हैं हमारे मुल्क के, जो इमरान खान साहब के दौर में भी मौजूद थे, जिसकी बुनियाद पर, उन्हीं कवानीन की बुनियाद पर इससे पहले लोग डिस्क्वालीफाई या डी सीट होते रहे हैं, वो पहले से मौजूद है। इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनमें कोई तब्दीली करने की कोशिश नहीं की। तो उन तमाम कवानीन के मुताबिक इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन नजर आ रही है, दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है। सिर्फ उसमें एक फैक्टर है जो बिलावल भुट्टो जरदारी का भी कहना था कि अदालतों से शायद उन्हें रिलीफ मिल रहा है। उन्होंने डायरेक्ट अदालतों का नाम नहीं लिया, लेकिन बड़ा क्लियरली उनका मतलब यही था कि उनकी जो सपोर्ट है वो अदालतों से मिल रही है। अगर वो सपोर्ट ना मिल रही हो और वक्त पर कानून के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक फैसले हो जाएं, तो इमरान खान साहब फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और अगले इलेक्शन से वो आउट हो जाएंगे, कम से कम 5 साल के लिए। तो उस दौरान में इलेक्शन 6 माह बाद हो जाएं, साल बाद हो जाएं, या जैसे आजकल सुनने में आ रहा है कि 2 साल तक का भी डिले हो सकता है। तो उन तमाम चीज़ों के बाद भी इमरान खान साहब उस गेम में नहीं शामिल होंगे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी जिस बुरी तरह से डैमेज होगी, उसका नुकसान ये होगा कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी के लिए भी कोई अच्छी पोजीशन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये उनके सामने चीज़ें मौजूद हैं, उसको वो कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये उन्होंने सोचना है। बयानियां बनाने के वो बड़े माहिर हैं। आउट ऑफ नथिंग वो एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर लेते हैं कि लोगों को अपने पीछे लगा के चलाने के लिए उनको ये हुनर उनको आता है, बहुत अच्छा आता है। अब देखना ये कि ये जो अब रोज चल पड़ी है उनके खिलाफ, जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, इस बहरान से वो किस तरह से निकलते हैं। और बहरान में उनके दोस्त रमीज़ राजा भी आए पिछले दिनों, उन्हें पीसीबी के चेयरमैनशिप से फारिग कर दिया गया था और वो सोच रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ केस कर दें। और केस करने के लिए वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? उन्हें तलाश है किसी अच्छे जज की। उनका कहना यह है कि अगर ये आम जजेस के पास गया तो वो केस उड़ा देंगे, क्योंकि ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वज़ीर आज़म ने इख्तियार अपना इस्तेमाल कर लिया कानूनी और मुझे तब्दील कर दिया, तो ये मज़ा नहीं आएगा। कोई ऐसा जज हो जो क्रिकेट को और मामलात को अच्छी तरह से समझता हो, तो वो जो समझता होगा वो फिर मेरे हक में फैसला देगा और वो नजम सेठी साहब की छुट्टी करा के मुझे वापस ले आएगा। क्या खूबसूरत सोच है। एंड वो इमरान खान साहब वाली ना, ऊपर से वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है ऊपर से नीचे तक, वो प्योर उस पर फिट आती है। मतलब उन्हें अच्छे जज, उन्हें अच्छे वकील की जरूरत नहीं है, उन्हें अच्छा मुकदमा तैयार करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अच्छे दलाइल की जरूरत नहीं है, उन्हें एक अच्छे जज की जरूरत है। जो अच्छा जज कौन होगा? जो उनकी बात सुन ले, क्योंकि बाकी सारे जजेस तो अगर आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे तो वो कहेंगे कि ठीक हुआ है, रमीज़ राजा साहब को फारिग कर दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो तलाश में है एक अच्छे जज की। देखते हैं कि उन्हें जज मिलता है या नहीं मिलता। नवाज शरीफ साहब को बहुत सी उम्मीदें बन गई हैं। वो कह रहे हैं कि जुल्म की रात ख़त्म हो गई है, इंतकामी सियासत का दौर गुजर चुका है, अच्छे दिन आने वाले हैं और मैं आपके दरमियान होऊंगा। मियाँ साहब, पूरी कौम इंतज़ार कर रही है, आएँ। अगर जुल्म की रात ख़त्म हो गई है, अगर इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तो फिर डिले किस बात का? आप आ जाएं, पाकिस्तान आएँ, अपनी पार्टी की क़यादत संभालें, पार्टी का कोई प्रॉपर मंशूर दें और पार्टी को फोर्स करें कि वो लोगों की खिदमत के लिए काम करे। ये जो IMF के लिए काम करना है, हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें मुआहदे भी करने हैं, हमने उनकी चीज़ें कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी भी करनी होंगी, लेकिन साथ साथ अपने लोगों का भी ख्याल करना है। लोगों को मार कर पैसे नहीं लेकर आने, पैसे लाकर लोगों को रिलीफ देना है। तो मियाँ साहब आएँ और पार्टी की क़यादत संभालें और लोगों को रिलीफ दिलवाने के लिए काम करें। तो देखते हैं कि मियाँ साहब कब आते हैं और कब लोगों को रिलीफ मिलना शुरू होता है। शुक्रिया।